नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। दोस्तों, आज हम किसी त्योहार या पहाड़ की सुंदरता की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस आर्थिक बम की जो दिल्ली और एनसीआर में रह रहे हमारे लाखों उत्तराखंडी भाइयों के सिर फूटने वाला है। आप पहाड़ से आए, अपने 20 साल मेहनत की, एक एक रुपये बचाया और दिल्ली की किसी कॉलोनी में 50 या 100 गज का एक छोटा सा मकान बनाया। लेकिन अब सरकार कहती है अगर इस घर में रहना है तो 3 से 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और उत्तराखंड के शुभचिंतक श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। नमस्कार ओम प्रकाश जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। रावत जी, सबसे पहले मास्टर प्लान के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या है मास्टर प्लान 2041? आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम चर्चा एक आज अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार ये पहाड़ के बारे में तो शायद चर्चा नहीं कर रहे, तो ये आज दिल्ली के बारे में चर्चा क्यों करने लग गए। तो दिल्ली की चर्चा भी जो है ना उससे संबंध रखती है। उत्तराखंड के जो हमारे उत्तराखंड के 10 जिलों के प्रवासी हैं हमारे, वो जनरली यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं, काफी, और हो सकता है कम से कम 20 साल से तो रह ही रहे होंगे, 20-25 साल से तकरीबन। 2000 के बाद काफी ज्यादा माइग्रेशन हुआ है जब उत्तराखंड बना है, क्योंकि जो उस पे उत्तराखंड खड़ा नहीं हो पाया, उतर नहीं पाया, तो लगातार माइग्रेशन पे माइग्रेशन लगातार पलायन की मार झेलता रहा। और अब एक डाटा मौजूद है कि भाई दिल्ली एनसीआर सब मिला करके करीब करीब 46 लाख की आबादी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र वासियों की यहाँ पर मौजूद है करके। तो अब वो कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, तो इस तरह से ये बड़ी सोचनी बात है। तो मेरे से प्रश्न पूछा गया है कि ये मास्टर प्लान क्या है। तो मास्टर प्लान के बारे में बता दूं, 1956 में एक पार्लियामेंट जो पहली पार्लियामेंट थी 1951 में स्टार्ट हुई थी और 56 में खत्म हुई थी वो, मतलब उसका पीरियड खत्म हुआ था 5 साल के लिए। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे, तो उसी टाइम पे एक डीडी एक संस्था बनाई गई थी, लीगल संस्था, कानूनी। तो उसमें बोला गया था कि भाई ये कानूनी संस्था होगी, दूसरा जो भी खरीद फरोख्त होगी इसके थ्रू होगी, गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू। यानी कि आप कहीं बाहर से कोई भी आदमी आया है, वो कभी भी आप जो है ना उस आदमी से नहीं खरीद सकते। कोई भी जो कह रहा है कि मैं बेच रहा हूँ, जो भी आपको खरीदना है आपको डीडी के थ्रू, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1956 के एक एक्ट के अनुसार इसका जो क्रिएशन हुआ, ये जन्म हुआ इसका। और 1957 में हुआ, तो 57 में ये लागू हो गया था। तो बताते हैं कि भी उस समय से 1960 में पहला मास्टर प्लान बना था दिल्ली का, कि दिल्ली को कैसा होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए करके। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो जब बाहर से लोग काफी आ गए थे, मैंने कई बार बताया कि आपको 1946 में यहाँ पे आबादी 7 लाख की अप्रोक्स थी, और 1947 में जब भारत पाकिस्तान दो कंट्री बने, तो उनके बाद हिंदू भाई जो पाकिस्तान से आए वो करीब करीब 10 लाख आए। तो 1948 में जब संख्या आई तो करीब करीब 17 लाख दिल्ली की आबादी हो गई थी। तो उस टाइम की 17 लाख की आबादी। तो ये बाद में ये पता लगा कि काफी लोग आ रहे हैं, कोई बर्मा से आ रहे हैं, कोई मतलब कहीं और जगह से भी बहुत सारे, पाकिस्तान से तो काफी आए थे। तो ये इसी पर हम आ रहे हैं। मास्टर प्लान बनाने की तभी ये जरूरत पड़ेगी, जो भी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो मास्टर प्लान कैसे बनाया जाए, कैसे उनको सुविधा दी जाए। जैसे मान लीजिए पहले के यहाँ के ओनर जो जाट गुजर थे, जिनकी जमीन थी, वो तो 7 लाख लोग रहते थे, बाकी 10 लाख लोग एक साल में आ गए, तो 17 लाख हो गए। फिर उसका लगातार कंटिन्यू आते रहे,
तो बाद में ये डिसाइड किया गया, पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हो गया कि ये डीडीए है, इससे भी जो भी जमीन खरीदी जाएगी इससे खरीदी जाएगी। एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो शहरी विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है जी। तो 1960 में जो पहला वो बनाया गया, टाइम टू टाइम 10 साल 15 साल में लगातार बनते रहे। अब जो बात हो रही है, एक 2021 का मास्टर प्लान 2011 में बनाने की बात हुई थी, ड्राफ्टिंग हुई थी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, शायद उस समय शीला दीक्षित मैडम की थी, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है अब मतलब एक मास्टर प्लान और हमें चाहिए। और उसके बाद उनकी सरकार चलेगी, फिर काफी मतलब और सरकारें आई, जैसे भी किया। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो सीलिंग था, ये था जो मान लीजिए मास्टर प्लान में क्या होता है, बहुत सारी जरूरत होती है कि इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, मतलब ये जो गलत बने हुए हैं इनको ढाया जाएगा, ये सरकारी जमीन पे बने हैं, ये बहुत सारी चीजें हुई। तो एक मुद्दा शुरू से आ रहा था, उसमें 1300 कुछ कॉलोनियों का बात उस समय भी कही गई थी, जो बाद में बढ़ के बता रहे कि 1700 कुछ 51 कॉलोनियां हैं, कुछ ऐसी हैं करीब करीब। उसमें से अब 1751-91 कुछ ऐसी हैं, तो उनमें से 221 के आसपास तो बिल्कुल बता दिया गया कि ये कॉलोनियां जो है ना बिल्कुल वैध नहीं हो पाएंगी, जो नए मास्टर प्लान में। तो 2021 के मास्टर प्लान में ये बता दूं मैं आपको, ये कंटिन्यू टलता गया और ये कभी भी अपने अस्तित्व में आया नहीं, क्योंकि इसको ने पीछे करते गए, हर गवर्नमेंट इसको पीछे करती गई, ऑर्डिनेंस लेकर के बोला कि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। मतलब इस ना वो शायद पास भी नहीं हुआ था, आने से पहले ही उसको बोल दिया गया कि नहीं अभी इसको नहीं करना है। ये जनरली होता था कि 10 साल 15 साल के बाद एक मास्टर प्लान की जरूरत थी, और ये कहा गया था उसी टाइम डीडी के एक्ट में। तो जो अब ये जो नया मास्टर प्लान आने की बात हुई, क्योंकि कोरोना पीरियड 2020 से 21-22 तक चला, तो उस पीरियड में बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त होगी, तहस नहस होगी। तो 2041 के मास्टर प्लान को एक प्रमुखता से ड्राफ्टिंग की गई, उसके बाद यानी कोरोना पीरियड जाने के बाद, यानी 22 से स्टार्ट हो गया था वो ड्राफ्ट। तो उनमें बोला गया था कि इसको हम 3-4 साल में इसको क्लियर करके 2026 में कि जनवरी में उम्मीद थी कि ये शायद पूरा ड्राफ्ट इसका बन चुका है, और पार्लियामेंट में इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन हुआ था। लेकिन लास्ट में ये भी फिर अभी तक कानून तो मतलब बना नहीं है, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जी के पास साइन के लिए भेजा नहीं गया, पार्लियामेंट में ये पास होना था या जो भी होना था, जो भी इसके प्रोसेस था मास्टर प्लान का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चूंकि ये जनवरी में लागू होना था, नहीं हुआ। अब क्या है कि उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि टोटल करीब 1500 कॉलोनियां अभी भी हैं मौजूद, जो 1500 कॉलोनियों को जो इलीगल है। इलीगल का मीनिंग है, जब आप बात को समझिएगा, डीडीए से उन्होंने जमीन नहीं खरीदी। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां, उन कॉलोनियों का नाम लें तो लोग कहते हैं कि यार आपने हमारी कॉलोनी का नाम क्यों ले लिया, तो उसमें अवैध की श्रेणी में डाला गया। आप लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सभी उत्तराखंड के लोगों के साथ ये बिहार बंगाल से काफी लोग आए हुए हैं, ये सब जुड़े हैं। हम उत्तराखंड के लोगों की भी चिंता कर रहे हैं, सभी की चिंता कर रहे हैं कि वो यदि उनको इस तरह से विस्थापित यहाँ पे किया जाता है अपने यानी अपने ही यानी दिल्ली से और अपने कंट्री से विस्थापित किया जाता है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, तो बड़ी समस्या आएगी। अब वो क्यों विस्थापित होने की बात हो रही है, उन्होंने मान लीजिए एक तो जमीन उन्होंने खरीदी है किसी इलीगल आदमी से, यानी कि उन्होंने डीडीए से नहीं खरीदी। डीडीए से खरीदी होती तो वो इस तरह की कॉलोनियां नहीं बनती। अब वो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ये क्यों बनी, क्या नहीं बनी, इस तरह से। अब गवर्नमेंट ने इसमें लैंड पूलिंग का भी एक मामला लेके आए थे कि भाई आप अपने कॉलोनी को हमारे हवाले कर दीजिए। डीडीए बोल रहा है कि आप हमारे वाले कर दीजिए, हम उसको लैंड पूल करेंगे। लैंड पूलिंग का मतलब यह है कि आपको 70% यानी 100% जो है उसमें से 30% आपको नहीं मिलेगा जगह, और 70% आपको जगह मिल जाएगी, यानी आपका रेजिडेंशियल एरिया जो रहेगा। अब उसमें किस तरह से करेंगे, कॉलोनी को मतलब उस स्तर में तो नहीं रखेंगे जैसे वो अभी वर्तमान में है,
तो वो जगह को मतलब उसको डेमोलिश किया जाएगा या जो भी उसको विस्थापित मतलब हटाया जाएगा। हटाने के बाद एक नई एक बिल्डिंग तैयार की जाएगी। उस बिल्डिंग में आपको एक फ्लैट मिलेगा, तो उसमें कुछ 30% का एरिया कमर्शियल यूज के लिए होगा। उसमें भी हो सकता है कि शायद कोई मदर डेयरी का बूथ मिले, कोई वहां पे एम्स पार्क बने, कोई कुछ और बने, बहुत सारी चीजें बनने की, बारात घर बने, ये बने, ये सारी चीजें। रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये 3 गुना फीस का चक्कर क्या है। एक आम आदमी जिसके पास 100 गज का घर है, उसकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये प्रश्न आपने अच्छा किया है कि ये पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, क्या पे मतलब इन्होंने क्या गुनाह कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था जो मास्टर प्लान जो 2041 का लागू होने जा रहा है, या उसकी मतलब आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आपको ये बताया गया था कि लैंड पूलिंग के लिए उसमें सेक्शन को रखा गया था, लेकिन उसको पब्लिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसमें मैंने कई बार बताया कि मतलब वो 30% और 70%, यानी 30% आपको कमर्शियल यूज और 70% रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आपको वापस किया जाएगा, या जिस तरह से भी गवर्नमेंट उसको डेवलप करेगी इस तरह से। अब वो कह रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई अपनी जगह देने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने कहा भी देखिए, डेमोक्रेटिक हमारा जो कंट्री है, मतलब उसमें विश्वास होता है कि सभी के जीने का कानून है और सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसलिए उस बात को, कई चीजों को ध्यान में रख करके फिर उन्होंने एक नई पेशकश की है, उसमें अमेंड करके। उनमें ये शायद एक कमेटी को भी गया था, कमेटी ने अमेंड किया था कि आप ऐसे ऐसे इनसे जमीन मांगिए। अब उनको बोला गया है कि क्या आप आपकी जो जमीन, मान लीजिए आपको बोला गया था कि नीचे 2 फ्लोर बनाने के लिए, तो आपने फिर उसको 4 फ्लोर तक कर दिया है। तो 4 फ्लोर को आप पेनल्टी के सहित या तो रेगुलराइज कीजिए। तो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी? मान लीजिए एक फ्लोर का कीमत, एक छोटा सा समझ लीजिए कि आप 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, कुछ भी आप 5 लाख मान लीजिए। 5 लाख है तो आपको 3 गुना यानी 15 लाख के आसपास। 15 लाख रेगुलराइजेशन के लिए हो सकता है पॉसिबल, या 1 लाख है तो 3 लाख। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब जब आप यहाँ पे कहते हो कि मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, 30 लाख की है, 20 लाख की है, अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे ये एरिया रहता है। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में है, जहाँ पे की बहुत सारी डिमांड, यानी आपको वो मिल जाते हैं, यानी टेनेंट मिल जाते हैं, किराएदार मिल जाते हैं आपको। तो वहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, हर चीज मार्केट के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि कहीं से भी कैसे ही ये लोग माने करके। अब इलीगल काम तो कर दिया है, इलीगल को रेगुलराइज कैसे करना है? तो उसमें क्या होगा कि आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट यदि आप पेनल्टी नहीं दे पाएंगे, तो आपको अपनी जमीन जो है ना, अपनी जमीन तो देनी पड़ेगी। वो पहले भी गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी, अभी भी। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम आपको पेनल्टी लगाएंगे 3 गुना, तो आप उसको दीजिए, हम आपको वो रेगुलराइज, लेकिन उसके जो भारत सरकार का नॉर्म्स होगा उसी के अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको इसी तरह से हो जाए। हालांकि वो पेनल्टी कुछ ज्यादा हैवी पड़ रही है, तो उसमें वो लोग कैसे लौटाएंगे? क्योंकि जो इलीगल स्ट्रक्चर वाले लोग हैं वो गरीब लोग हैं। तो गरीबी की वजह से आज वो इस स्थिति में पहुंच गए कि उनके पास एक यानी मकान है दिल्ली में, दिल्ली ऐसे शहर में, और नहीं तो डीडी का मकान लेना हर एक के बस की बात तो नहीं है। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर विषय है। दिल्ली में हजारों अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। सरकार ने इन्हें वैध करने का वादा किया था। लोगों को लगा कि अब रजिस्ट्री होगी तो खुशी की बात है, लेकिन सरकार ने जो पेनल्टी और डेवलपमेंट चार्ज लगाए हैं वो आसमान छू रहे हैं। जहाँ पहले मामूली खर्च में काम होना था, अब वहाँ सर्किल रेट के हिसाब से 3 गुना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। आप सोचिए, जो आदमी 25,000 की नौकरी करता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या सरकार को 4 लाख रुपए देगा? यह तो वह बात हुई कि हमने आपको जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन अब बाहर रहने का किराया दो। दोस्तों, रावत जी ने जो बातें कही, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कॉलोनी का नाम और अपनी समस्या जरूर लिखें, और हमें बताएं कि आप पर कितनी फीस सौंपी गई है। रावत जी,
यह मेरा एक तीखा सवाल है। जब ये मकान बन रहे थे, जब ईंटें आ रही थी, तब पुलिस कहाँ थी, एमसीडी कहाँ थी और डीडीए कहाँ थी? तब तो किसी ने नहीं रोका। आज जब घर बन गया, उसे अवैध कहकर वसूली की जा रही है। क्या इसमें अधिकारियों की गलती नहीं है? जी ओम प्रकाश जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। और आपने ये सवाल ऐसा किया है कि वे ये लोग कहाँ थे, क्या थे। तो ये ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि आपने एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो इसमें सभी लोग चिल्लाते हैं, हाँ भाई ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। और हमसे तो मतलब हमको पानी भी मिला है, हमने पानी का पेमेंट भी किया है, बिजली भी मिली, बिजली का भी पेमेंट किया। जो भी हमारे यहाँ खड़ंचे लगे, चाहे सीमेंट वगैरह, नेताओं ने सारे बजट लगा करके हमारे यहाँ सारी चीजें लगाई हैं। और वॉशरूम वगैरह की सारी सुविधाएं दी, अच्छी सुविधाएं दी ये वाली। तो ये बताया गया। अब क्या कि जो सुविधा शुल्क जो उस समय हमने पेमेंट किया, वो सुविधा शुल्क नहीं था क्या? तो आप ये क्यों इस तरह से बोल रहे हैं कि आप ये पेनल्टी लगाएंगे या इस तरह से करेंगे करके। और ये इसका क्यों मतलब पहले ही ऐसे रोका नहीं गया कि भाई आप ये ना तो हमको पानी देते ना बिजली देते। ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक बात बताइए, कोर्ट में ये लोग गए थे एक बारी, एक ऐसी कॉलोनी के। तो उन्होंने बोला जी यहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे आते हैं और जो नेता लोग आते हैं, लेकिन ये सब जीत करके हमारे वोटों से जाते हैं, हमको कुछ देते नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा था यार ठीक है, ये भाई लोग अपने हकदार हैं तो इनको दीजिए। अब कोर्ट ने ये थोड़ा बोला कि भाई उनके सामने ये चीज नहीं लाएगी कि भाई ये लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे करके। अब आपने बोर्ड उनका बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो बिजली भी आप यूज कर रहे हैं तो बिजली का तो पैसा एक बिजली विभाग लेगा ना। और पानी का तो पानी वाला विभाग भी लेगा। अब रहने के लिए आपको उसको कोई मीनिंग नहीं है, आपने उनका आधार कार्ड बना दिया, सब कुछ बना दिया। अब आप क्या हो रहा है कि एक अवैध आप उसको बता रहे हैं। अवैध कैसे हो गया? तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ 1500 कुछ जो कॉलोनियां बताई हैं डीडीए ने, उनको मास्टर प्लान में लाने की बात की है, तब आप उनको पेनल्टी लगाने की बात है। मुझे लग रहा है ऐसी आपने हजारों कॉलोनियां जो जिक्र किया है, हजारों कॉलोनियां बहुत सारी हो सकती हैं। वो पता नहीं, उनका तो कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है बहुत सारों का। तो ये 1511 के आसपास जो कॉलोनी है जो मास्टर प्लान के लिए मतलब योग्य पाई गई है, तो इनमें एक खास तौर पर बोला गया है कि इनमें पेनल्टी लगा करके इनको रेगुलराइज किया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया डेमोक्रेटिक सिस्टम में, भाई जीना है करके। अब मान लीजिए जैसे बिजली का खंबा आपको वहां से दिया गया। आपको बता दूं, मैं कुछ कॉलोनियों का नाम नहीं लूंगा, उन कॉलोनी में बिजली माफिया, पानी माफिया और रोड माफिया, यानी पार्किंग का ये वो हर तरह का माफिया सब वहां पे वो था कि वो पैसा ले करके वो करता था। अब वो क्या नेक्सस था, किस तरह से। फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, ये तो अपने आप में कहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, ले तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन वो चोरी करके गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने सीधा मीटर लगाने स्टार्ट कर दिए और पानी की व्यवस्था दे दी, भाई आप इतना पैसा देंगे, सीधा उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें ये कोई गलत नहीं है। वो जो भी विभाग आपसे सुविधा दे रहा है उसके पैसे तो लेगा ही। तो अब आप कहते हो यार मीटर कैसे लगा दिया, तो पानी कैसे लगा दिया, ये बात नहीं है। ये कोर्ट ने बोला है कि आपको रहने का अधिकार है, तो आपको बिजली का भी अधिकार है, पानी का भी अधिकार है, और देश की राजधानी में रह रहे हैं। अब ये नहीं बताया गया कि किस तरह के जगह पे आप रह रहे हैं, ये किसकी जगह थी, क्या थी करके। अब सवाल ये पूछेंगे आप कि एमसीडी के लोग कहाँ थे उस समय, कनेक्शन को क्यों नहीं रोका गया। अब आपने बोला कि हम ठीक है, जगह उन्होंने उनके मर्जी के खिलाफ दे दिया गया, कोई चेक करने नहीं आया, जो भी आया जो नेक्सस बना था। तो वहां बोला जी, फिर आपने बोल दिया हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो सब चीज आपको दे दी गई। तो ये मीटर इलीगल नहीं थे, जो ना बिजली का ना पानी का ना वो रोड वगैरह बनाने का, वो जगह इलीगल है। जगह इलीगल है, जगह इलीगल इसलिए है कि आपने उस आदमी से खरीदी है जिसको बेचने का अधिकार नहीं है। वो अपनी जमीन को ये साफ लिखा गया कि वो डीडीए को बेचेगा, तो डीडीए से ही आपको खरीदना था, लेकिन आपने डीडीए से खरीदा नहीं। आपने उसी आदमी से खरीद करके, और जो आप रजिस्ट्री वगैरह की जो बातें कर रहे हैं, वो रजिस्ट्री वगैरह तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो तो एक नोटरी टाइप का कुछ है। वो मैंने भी उसको एक बार चेक किया था,
एनीवे वो कुछ नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि जो वसूली की गई, वसूली की जाएगी या पहले की गई थी, ये गलत थी, लेकिन आपने उसको यूज तो किया है ना, यूज किया तो उसका मूल्य चुकाया है, तो उसमें वसूली नाम से तो कुछ नहीं आएगा। अभी एक डेवलपमेंट चार्ज के रूप में आपसे लिया जा रहा है कि आपने पानी का यूज आपको 25 गज के लिए दिया गया था, 25 गज में कितने लोग रहेंगे, ये एक पैमाना होता है। मान लीजिए उसमें 4 लोग रहेंगे, तो आपने उसको चढ़ाते चढ़ाते एक 4 मंजिल बना दिया, तो उसमें मान लीजिए 4 नीचे 4 नीचे 4, यानी 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ा दिया, तो वो तो कितने लोग हो गए आपके यहाँ, कम से कम 20-25 लोग हो गए। तो 20-25 लोग के लिए पानी भी जा रहा है, बिजली भी जा रही है, तो वो कहाँ से जा रहा है? तो बिजली दिल्ली में कोई बिजली बनती थोड़ा है, दिल्ली में बिजली बाहर से आती है, पानी भी सारा बाहर से आता है, चाहे वो गंगा यानी हरियाणा से पानी ले रहे हैं, चाहे यूपी से पानी ले रहे हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं वो, जो साफ पानी दिया जाता है। और बाकी यहाँ का जो पानी नीचे से भी तो आप ड्रिल करके निकाल रहे हैं पानी, वो भी गैर कानूनी है। जो नीचे का भूजल है, वो भूजल तो बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो वो मेरे हिसाब से ये आप नहीं कह सकते कि ये बिजली इसका कनेक्शन किसने दिया, कैसे दिया करके। वो बस ये है कि आपको दिया सुविधा के अनुसार, लेकिन आपने उसका उपयोग करने के साथ दुरुपयोग भी किया। तो ये बातें हैं कि आपको वो चीजों पे आपको नहीं जाना है। जी रावत जी, दिल्ली एनसीआर में रहने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे उत्तराखंड का है। वो पहाड़ से इसलिए आए क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं था। यहाँ आकर उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए। अब अगर उनसे लाखों रुपए मांगे जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वे दोबारा पलायन करने पर मजबूर नहीं होंगे? देखिए, बात ये हो रही है उत्तराखंड के ही लोग नहीं है। उत्तराखंड के तो दिल्ली एनसीआर में 46 लाख लोग हैं, जो 25 लाख तो शीला दीक्षित मैडम दिल्ली में कहती थी, तो वो शायद 2011 की हिसाब से था वो। और अभी मुझे लग रहा है शायद 25 लाख के बजाय 30 लाख 35 लाख, यानी 10 लाख एनसीआर में होंगे, बाकी 30 लाख के आसपास इसमें होंगे, तो 16 लाख के आसपास, यानी 40 लाख टोटल बोला गया है। अब क्या हो रहा है कि हम बात करें जो दिल्ली में रहने वाले जो ऐसी कॉलोनियां हैं, इसमें हमारे उत्तराखंड के लोग काफी रहते हैं। अब उत्तराखंड की बात नहीं है, देखिए 4 करोड़ की आबादी होने जा रही है, इसमें से मुझे लग रहा है 50 लाख या 1 करोड़ लोग यहाँ के मूल निवासी होंगे, तो बाकी सब 3 करोड़ आदमी तकरीबन बाहर से आया है। तो वो कैसे, मतलब वो उसको भी तो राहत देनी है ना। ऐसा नहीं कि हम उत्तराखंड वाले को राहत दें, हम उत्तराखंड वाले के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अब उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है उसका एक ही है। देखिए, प्रॉपर्टी आपकी खरीदार कौन है? आपका प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं है, आपकी लैंड को वापस लेना उन्होंने, डीडीए ने, और आपको डेवलप करके एक बहुत अच्छा एक जिस तरह से मान लीजिए 14-15 मंजिल का एक इतना टावर जैसा बना के देंगे, उसमें आपको एक फ्लैट दिया जाएगा सॉरी, एक फ्लैट दिया जाएगा इस तरह से, क्योंकि जो आने वाला विकसित भारत है उसकी एक राजधानी है, तो उसमें एक इस तरह की कॉलोनियां शायद नहीं होंगी। आने वाले टाइम ये बता दिया गया था कि एक चमचमाती हुई बिल्डिंगें होंगी अलग तरह की, और उसी में रहने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे गंदगी वाले जैसे जगह में जहां नालियां बह रही है वो बह रही है, इस टाइप से नहीं होगा। अब सवाल ये कि आपको फायदा यानी पेनल्टी लगाई जाए। देखिए, एक बात क्लियर है, जो लोग अच्छे उसमें अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए तो आप यूपी से आए हैं, आप बिहार से आए हैं, आप बंगाल से आए हैं, आप झारखंड से आए हैं, आप उत्तराखंड से आए हैं, तो और सब जगह के लोग हैं। मैं नहीं कहता, जितने 28 प्रांत हैं, 28 स्टेट हमारे, 28 स्टेटों के लोग भी यहाँ अवेलेबल हैं, हर कंट्री का आदमी यहाँ पे। तो वो सिविल सेंस जो है ना, वो तो एक मेंटेन करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि कल इनको अपनी प्रॉपर्टी को कुछ हद तक, जैसे उनको एक फ्लैट मिलता है, अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने दे दी। प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि जो बनी बनाई प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को आपको दे देना है, उसके लिए उनका कोई मूल्य नहीं है, वो आपकी लैंड चाहते हैं, उन्होंने उसको डेमोलिश करना है, तो लैंड में टावर खड़े करने हैं, टावर खड़े करके एक फ्लैट आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लैट नहीं मिलेगा, उसमें एक सारी चीजें अंदर से पड़ेंगे
तो एक इस टाइप की चीजें होंगी। अब आप कहेंगे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से अलावा फिर नोएडा का भी मास्टर प्लान बन रहा है और गाजियाबाद का भी मास्टर प्लान बन रहा है और इवन फरीदाबाद, गाजियाबाद सबका मास्टर प्लान बन रहा है और कोई भी जगह ऐसी छूटनी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ बोल दिया था 2043 तक सभी राज्यों को एक सशक्त भूमिका निभानी है जो कि विकसित भारत के अंतर्गत होगा और विकसित भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो दिल्ली में एक जो लोग वो नहीं करेंगे तो उनको एनसीआर में बसाया जाएगा। एनसीआर में भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के साथ, यानी काफी लोग एनसीआर में आ चुके हैं, चाहे गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, फरीदाबाद में हो, ये सब जगह लोग दिल्ली से ही आए हुए हैं। और जो लोग अभी वहां पे रह रहे हैं तो वो किस हिसाब से रह रहे हैं, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीआर में रहन सहन बहुत अच्छा बढ़ा है, अच्छा हो गया पहले से, काफी चौड़े चौड़े कमरे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहां पे अभी भी वो पुराने स्ट्रक्चर में चीजें चल रही, क्योंकि ये 1960 के बाद यहाँ कॉलोनियां बननी स्टार्ट हुई थी, 56 में 60 में ऐसी कॉलोनियां बनी है। तो और ये जो एनसीआर की बात है, एनसीआर भी धीरे धीरे बसता गया है, लेकिन अब जो मॉडर्न सिटीज बन रही हैं वो बड़ी अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अब सवाल ये हो रहा है कि जो हमारे प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, अब प्रवासी तो सब स्टेटों के हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहेंगे यार आपने खाली दिल्ली वालों के ऊपर डिस्कस कर, दिल्ली वाले वही लोग हैं, अब वो पैसे वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग गाँव के हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक पूजा हो तो कोई शादी ब्याह हो, सब वो लोग दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली के यहाँ से आसपास से जा करके वहां सभी चीजों में वो सम्मिलित होते हैं और पैसा भी डोनेट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर योजना में, चाहे वहां रामलीला होती थी, चाहे किसी भी कोई मंदिर का निर्माण कार्य होता था, कोई कुछ भी होता था, आज भी सब लोग ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए अचानक उन्होंने जो प्रॉपर्टी जोड़ी है उसको एकदम गवर्नमेंट ने तहस नहस कर देगी या उस पर इतना पेनल्टी लगा देगी जो उनके बस का नहीं होगा। हालांकि अब आप कह रहे हैं कि वो गरीब हैं या वो हैं, गरीबी वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड में यदि कुछ लोगों की वापसी होती है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इस तरह से क्या सोचे आगे, तो ये समाधान भी हो सकता है, ये कि किस तरह से हमें मतलब उससे राहत मिल सकती है। और बाकी उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक बारी जो केंद्र सरकार की जो नीतियां उनको देखते हुए केंद्र सरकार के ऑफिसरों से बात की जाए, जो भी संबंधित मंत्रालय है, कि हमारा ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने अपने गांव के गांव छोड़ दिए हैं, कोई कह रहे थे 3000 गांव खाली हो गए, तो 3000 गांव जनरली आए कहाँ है, वो दिल्ली में ही आए। दिल्ली में चाहे वो ये नजफगढ़ का एरिया हो, चाहे बुराड़ी हो, चाहे ये आपका संगम बिहार हो, चाहे ओखला हो, चाहे मीठापुर हो, चाहे बदरपुर हो, ये बहुत सारी कॉलोनियां है। अब मैं किसका नाम लूं, 1511 के आसपास की कॉलोनियां है ये, 1531 समथिंग ऐसे आप देख लीजिएगा, उतनी कॉलोनियां है जो कि मास्टर प्लान के लिए एलिजिबल पाई गई हैं, इनमें एक्शन होना है। अब इनमें इस टाइप से, अब तो इसलिए एक आपको ना एक समय दिया जा रहा है कि आप जैसे ये मास्टर प्लान लागू होता है उसके वक्त तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट कि आप इसको मान जाइए। अब आप अपना आंकलन कर लीजिए, मान लीजिए आपकी अभी जो प्राइस ऑफ कॉस्ट है आपने एक बना रखा है, क्या बना रखा है कि आपने कहा मेरे मकान 75 लाख का है जी या 1 करोड़ का है, लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट की जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट के पास 0 है, क्योंकि आपने स्टाम्प पेपर जो बना रखा है नोटरी के ऊपर बना रखा है, तो वो तो कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको रहने दे रहे हैं, 20 साल से आप रह रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है आप हमें दीजिए, हम आपको एक फ्लैट देंगे। हो सकता है वो जो फ्लैट आपको देंगे उसकी 1 करोड़ की कीमत हो, तो आपको पूरा लीगल टैक्स देंगे, लीगल वाइज, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे दिल्ली से शहर में वही लोग रह पाएंगे जो कि सारे एक एक आदमी का डाटा अवेलेबल होगा। मैं आपको एक छोटी सा एग्जांपल और देता हूँ कि 2014 में मैंने कई बार बोला कि दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फाइल मैंने पढ़ी, उसमें साफ लिखा था कि भाई आने वाले टाइम में 7 करोड़ की आबादी होगी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की, यानी 2 करोड़ आदमी दिल्ली में रहेगा और बाकी 5 करोड़ आदमी दिल्ली एनसीआर में रहेगा। तो ये आप ये समझ सकते हैं, तो उनमें ये रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं वो कि जैसे उत्तर प्रदेश वाले तो ये मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम से बात होगी, वो कहेंगे जी इनको नोएडा में बसा दीजिए, गाजियाबाद में बसा दीजिए या इधर के क्षेत्र में। अब चूंकि
हमारा जो उत्तराखंड का एरिया है वो कहीं से भी दिल्ली एनसीआर में नहीं आ रहा, और हरियाणा वाले हरियाणा में चले जाएंगे, वो आपका फरीदाबाद है और आपका उधर से सोनीपत है, पानीपत है, यानी गुड़गांव है, इनमें चले जाएंगे, उनको बचाया जा सकता है। और पंजाब वाले भी जो उसके आसपास, पंजाब वाले भी एनसीआर में नहीं आता, तो ये जो बाकी जो एनसीआर से नहीं आ पा रहे हैं, या तो उनको वहां तक भी एनसीआर, क्योंकि उत्तराखंड को एनसीआर में मिलाना शायद पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मेरठ तक आ गया, मेरठ के बाद ये ज्यादा बता रहे हैं कि ब्रिज घाट से ये मुरादाबाद तक उसको एनसीआर में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड एनसीआर में नहीं आएगा। अब तो एनसीआर दिल्ली यानी उत्तराखंड के लोग जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए इनको कुछ सोचना पड़ेगा, या तो उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करनी पड़ेगी कि हमारे आदमियों को भी ऐसे बचाया जाए। ये बात क्लियर है कि मास्टर प्लान जब लागू होते ही, आपको ये समझ लीजिए, एक आपकी जो राजधानी है ना, चाहे पेरिस है, चाहे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और भी बहुत सारे, उनको देखिएगा कि वेल प्लान्ड सिटीज है, तो उसी टाइप से ये बनने की स्थिति में है। इवन मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान अलग बना था, पाकिस्तान को कहते बेकार का आदमी, लेकिन उसको लोन उसके नाम से ट्रांसफर नहीं किया गया, उसको बहुत अच्छा पैसा दिया गया, उसका रुपया हमारे रुपये से ज्यादा वैल्यू था। तो उन्होंने अपने जो राजधानी है वो इस्लामाबाद बनाई, इस्लामाबाद में हर कोई आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पे, तो ऐसे साफ सुथरा बनाया। तो वैसे हम दिल्ली को एक रिफ्यूजी कैपिटल जैसा बना दिया कि सब जगह से आगे यहाँ बस जाइए। तो उसका एक और भी कारण थे, कई चीज उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं उनका ध्यान में रखते हुए कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट इस बारे में सोचे, तो वो चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बात करे, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट वालों से बात करे, चाहे वो जो ये आसपास के हैं, कहीं उनके लिए कोई कॉलोनी बनाए, और नहीं तो जिनका स्वागत करना है। और अब मैंने कई बार बोला है कि जितने भी स्टेट हाईवे हमारे जो अच्छी जगह से गुजर रहे हैं, वहां पे चाहे वो बद्रीनाथ रूट है, चाहे केदारनाथ का है, चाहे वो ये किसी का भी, मतलब बागेश्वर जागेश्वर वाले जो रूट हैं जिनमें की धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, कई चीजें वहां पे, उनको देखिए रोजगार भी तो चाहिए ना। मेन बात यह है कि उनको बसाया तो जाएगा रोजगार। अब दिल्ली में अब रहे क्यों रहे? इसी वजह से रह रहे कि दिल्ली में रोजगार मिला हुआ है, एक मनी का सर्कुलेशन चल रहा है। तो वहां भी ऐसी है कि स्टेट हाईवे के किनारे किनारे उनको बसाया जाए, उनको साथ साथ में ये भी बताया जाए, बसाने के साथ साथ कि आपकी आजीविका कैसे चलेगी, आजीविका तभी चल पाएगी। तो उसके लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। या तो आप, मैंने कई बार बोला कि पंतनगर या रुद्रपुर या इनमें जो चीजें आ रही हैं, इनमें उनके लिए कुछ कॉलोनी बसाई जाए उसके आसपास की जगह में, तो ऐसा कुछ किया जाए, तब ये समाधान हो सकता है। बाकी उनको कुछ रियायत दी जाए, रियायत तब ये दे सकते हैं या तो फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट उनको कुछ लोन के रूप में दे पैसा, या ये उनकी कुछ शर्तें लागू हो, जो जैसा हो सकता है। क्योंकि ये एक अलग से हम बात बता रहे हैं कि उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनकी कैसे मदद उत्तराखंड सरकार कैसे कर सकती है करके, इस बारे में समाधान ढूंढे जा सकते हैं। मैं एक आईएएस ऑफिसर की बात संजय भाटी जी को आज भी याद करता हूँ, उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है, आईएएस की डिक्शनरी में नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये वर्डिंग बोला था उद्योग भवन में जब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में था। तो इसका मीनिंग है कि सभी चीजें का समाधान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। रावत जी, पहाड़ का आदमी बहुत सरल होता है, वो झगड़ा नहीं चाहता, वो शांति से रहना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। सरकार को अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए विशेष राहत देनी चाहिए। हमें एक होकर आवाज उठानी होगी। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के सिर से ये छत भी छिन जाएगी। भाइयों और बहनों, यह आपकी और हमारी लड़ाई है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री तक पहुंचे। व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आगे आग की तरह फैला दें ताकि सरकार को पता चले कि जनता जाग चुकी है। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ फ्री कर दो, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे यह पैसा 10 साल के आसान किस्तों में लिया जाए, 50 से 100 गज तक के मकानों में कोई फीस ना ली जाए, पेनल्टी को 3 गुना की बजाय न्यूनतम किया जाए। दोस्तों, आज रावत जी ने बहुत ही साफ और सरल शब्दों में इस संकट को समझाया। दोस्तों, उत्तराखंड संवाद 1966 का मकसद ही आपकी आवाज़ बनना है।
यह मुद्दा किसी एक का नहीं, हम सबका है। साथियों, अगर आपको लगता है कि हम आपकी बात सही ढंग से रख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग एकजुट तो रहे साथ में। सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, वो ये माने कि भाई हमारे उत्तराखंडी प्रवासी जो दिल्ली में इस समय समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो ये हमारे लोग हैं। ऐसा ना माने कि वो पहाड़ को खाली करके चले गए हैं और उन्होंने उनको छोड़ दिया गया है। वो ऐसा हो सकता है, जैसे अभी जनगणना का भी चल रहा है, तो पहाड़ वापसी भी हो सकती है, लेकिन पहाड़ वापसी किस कारण से होगी? रोजगार के साथ। रोजगार पहाड़ में यदि आप दे पा रहे हैं तो वो आएंगे, और नहीं आएंगे और आपको ये उनको बताना पड़ेगा, वहां की सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि ये हमारे लोग हैं, ये खाली वोट बैंक नहीं है, ये हमारे लोग हैं। और अभी हम इनको यदि वापस इस समय नहीं ले जा सकते तो इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी सहयोग किया जाए, जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है, जो उचित सहयोग, एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब ये होता है कि जो नियम बना है, जो कानून बना रखा है, उसी ड्राफ्ट के अंतर्गत इनकी पूरी मदद की जाए। तो ये मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तराखंड सरकार मानेगी ये हमारे लोग हैं। एक वहां से एक पत्र आए कि गवर्नर साहब को आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को, और यानी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, शहरी विकास मंत्रालय, उसके मंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे मुख्यमंत्री जी कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए करके, तो ये तब आसानी से समाधान निकल सकता है। जी रावत जी, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।